आरएल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और जस्ट आप लोगों ने अभी केमिस्ट्री का लेक्चर खत्म किया है तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ, टेक अ चिल, रिलैक्स, ठीक है, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी और बायोलॉजी का आज का टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था बेटा निषेचन, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। निषेचन के अंतर्गत मैंने आपको निषेचन भी बड़े अच्छे से समझाया है, फिर आपको दोहरा निषेचन समझाया, इसे पराग स्त्रीकेशर संकर्षण क्यों कहते हैं ये भी बताया। ये इस नाम से भी पूछता है कि पराग स्त्रीकेशर संकर्षण क्या है। इसके बाद मैंने आपको त्रिसंलयन और आखिरी में फिर बताया था त्रिसमेकन, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर किए हैं, तो जिस किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं मैं उनसे गुजारिश करती हूँ, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जाइए और देखिए, क्योंकि क्वेश्चन है बेटा इंपॉर्टेंट, स्किप करके आगे निकालना हमारे लिए सही नहीं होगा। देखो आज का जो टॉपिक है वो है निषेचन पश्च घटनाएं, और निषेचन पश्च घटनाओं में बहुत सारी चीज आती हैं, जैसे कि पहला इसी के अंतर्गत आता है बेटा भ्रूण का विकास, ठीक है, भ्रूण निर्माण और भ्रूण का विकास कैसे होता है। फिर उसके बाद भ्रूण पोष का विकास कैसे होता है। भ्रूण पोष क्या है, तो भ्रूण को पोषण देने वाला, तो भ्रूण पोष का विकास कैसे होता है। फिर इसके बाद बीज निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि बीज का निर्माण, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये है बेटा निषेचन के बाद की, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, निषेचन के बाद की घटनाएं। तो किन किन घटनाओं को निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं, अगर हम समझें तो भ्रूण विकास, भ्रूण पोष का विकास और बीज निर्माण की जो प्रक्रिया है वो निषेचन पश्च घटनाओं में आती है। अब जब निषेचन हो गया तो उसके बाद क्या बना था बेटा, निषेचन के बाद बना था युग्मनज, और साथ ही साथ बीच में जो बना था वो था बेटा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। युग्मनज जो बना था वो द्विगुणित था, जबकि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक त्रिगुणित था। 2 बार निषेचन की प्रक्रिया हुई थी, इसीलिए इसे दोहरा निषेचन कहा गया था। क्या कहा गया था, दोहरा निषेचन कहा गया था। तो अब देखिए हमारे पास पुष्प का मादा भाग है, ये कौन सा भाग बेटा, पुष्प का मादा भाग। मादा भाग के 3 हिस्से होते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। सबसे ऊपर की तरफ वाला हिस्सा अब तक रट गया होगा, क्या कहलाता है बेटा, वर्तिकाग्र। बीच वाला हिस्सा कहलाता है वर्तिका और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है बेटा अंडाशय। अंडाशय के अंदर ही एक रचना होती है जिसे कहा जाता है बेटा बीजांड। अंडाशय के अंदर जो रचना है इस रचना को क्या कहते हैं, बीजांड। अब मैं पूरी रचना नहीं बनाने वाली, अब मैं शॉर्टकट में जाऊंगी। अब ये जो बीजांड है इसके अंदर 3 कोशिकाएं ऊपर, 2 केंद्रक बीच में और 3 कोशिकाएं नीचे थी। बीच वाली कोशिका अंड कोशिका थी, ऊपर आकर परागकण गिरा, परागकण के अंदर था नर युग्मक और एक वृद्धि केंद्रक, दोनों ने अंदर प्रवेश किया। जब अंदर प्रवेश किया तो एक नलिका का निर्माण करवाया, इस नलिका ने बीजांड द्वार के रास्ते अंदर प्रवेश किया है, और ये जो जनन केंद्रक है ये 2 भागों में बट गया था। यहाँ पे 2 जनन केंद्रक बन गए थे, एक ने जाके निषेचन किया अंड कोशिका से, दूसरे ने जाके निषेचन किया जो यहाँ पे बना था उनने किससे, ध्रुवीय केंद्रक से। तो यहाँ जो रचना बनी थी वो एक थी बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और जो दूसरी रचना थी उसका नाम था बेटा युग्मनज। यहाँ जो बना वो क्या है, युग्मनज है, और युग्मनज के दोनों तरफ है सहायक कोशिकाएं। तो निषेचन पश्च घटनाएं किसे कहते हैं, अंडाशय का परिपक्व होकर बीज फल में बदलना, अंडाशय का परिपक्व होकर फल में बदलना, और बीजांड का परिपक्व होकर बीज में बदलना, बीजांड का परिपक्व होकर बीज में बदलना। जिसे आप कहोगे बीजांड के बीज में बदलने और अंडाशय के फल में बदलने की प्रक्रियाओं को ही निषेचन पश्च घटनाएं कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा
क्या कहा मैंने? बीजांड के परिपक्व होकर बीज में बदलने और अंडाशय के परिपक्व होकर फल में विकसित होने की घटनाओं को निषेचन पश्च घटनाएं कहा जाता है और ये प्रक्रिया निम्न चरणों में होती है। समझ गया क्या लिखना है? यानी कि आपको याद रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए कि बीजांड ही आगे जाकर क्या बनाता है बेटा? बीज बनाता है। और अंडाशय ही आगे जाकर क्या बनाता है? फल बनाता है। कुछ फल वे होते हैं जो गूदेदार होते हैं, जैसे हम सेब खाते हैं, मौसम्बी खाते हैं, अमरूद खाते हैं, चीकू खाते हैं, सारे कैसे फल हैं जिनमें गूदा होता है। लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं, जिनके अंदर बीज तो होते हैं लेकिन खाने लायक फल नहीं होता, जैसे कि मूंगफली। मूंगफली का जो व्हाइट आवरण आप बाहर देखते हो ना, वो उसका छिलका है। व्हाइट आवरण जो है वो उसका छिलका है। एक्चुअल में रेड जो पार्ट है, मूंगफली के दाने जो हैं वो बीज है और व्हाइट आवरण छिलका है, जिसे बनना था फल, लेकिन फल ना बनकर वो शुष्क फल बन गया, और शुष्क फल हम मूंगफली को बोल रहे हैं। समझ गए? जिसके अंदर बीज है और बाहर की लेयर फल है, और उस फल को हम खाते नहीं है। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं कि ये जो प्रक्रियाएं हैं वो होती कैसे कैसे हैं और किन चरणों में होती है। पूरा विथ एक्सप्लेनेशन बड़े अच्छे से हम समझेंगे कि भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है और भ्रूण का विकास कैसे होता है। ठीक है, इस वाले डायग्राम की भी अब हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रक्रिया होगी वो मैं आपको बता दूंगी अच्छे से। तो पहली हेडिंग हमारी रहेगी बेटा, फर्स्ट साइड हेडिंग हमारी रहेगी भ्रूण कोश का विकास। किसका विकास बेटा? भ्रूण कोश का विकास। अब भ्रूण कोश का विकास हमें करवाना है तो देखिए, हमारे पास जो रचना मिली थी निषेचन के पास, वो कुछ यूं थी कि ये है बेटा भ्रूण कोश, ये जो है ये क्या है? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के अंदर 3 कोशिकाएं ऊपर थी, 2 केंद्रक बीच में थे और 3 कोशिकाएं नीचे थी। जब 2 केंद्रक बीच वाले ने एक नर युग्मक से संलयन किया तो यहाँ जो संरचना बनी उसे हमने नाम दिया प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अब हो गया त्रिगुणित, यानी कि इसमें 3 केंद्रक आ गए, 3 केंद्रक आ गए। साथ ही साथ जो नीचे अंड कोशिका है, इसने भी ऊपर जनन केंद्रक से संलयन किया और अब आगे जाकर ये द्विगुणित स्ट्रक्चर बन गया, जिसे हम नाम देते हैं युग्मनज। अब धीरे धीरे करके ये दोनों ही साथ साथ वृद्धि करेंगे। भ्रूण कोश का विकास और भ्रूण का विकास साथ साथ में होगा और भ्रूण कोश भ्रूण से जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बार बार विभाजन करके अपनी ऊतकों की संख्या बढ़ाता है और प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बार बार विभाजन करके बनाता है बेटा भ्रूण कोश ऊतक। प्राथमिक भ्रूणपोष ऊतक किसने बनाया? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अब वृद्धि कर रहा है और वृद्धि करके ये बना लेता है भ्रूणपोष ऊतक। इन ऊतकों के साथ युग्मनज भी संलग्न होता है और इसका स्ट्रक्चर अब कुछ ऐसा होते जाता है। अब हम इसे समझेंगे कि इन दोनों के साथ क्या हो रहा है, इन दोनों को हम साथ साथ में समझेंगे। सबसे पहले ये है बेटा युग्मनज और युग्मनज के साथ ही संलग्न होता है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये भ्रूणपोष केंद्रक है और इसी के साथ संलग्न है कौन? युग्मनज। जैसे ये वृद्धि करेगा ना, जैसे ही ये वृद्धि करेगा, थोड़ा और अट्रैक्टिव डायग्राम बनाते हैं इसका, थोड़ा सा और अच्छे से मैं आपको बना के बताती हूँ कि क्या होता है। हाँ, मैंने क्या बोला, ये है हमारा युग्मनज। ये कुछ इस अवस्था में है कि इसके अंदर अभी एक ही कोशिका है, जो कि कैसी है बेटा? द्विगुणित। अब ये द्विगुणित हमें लिखना नहीं है। ये क्या है बेटा? युग्मनज। और युग्मनज के साथ प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भी संलग्न है। अब ये करेगा धीरे से वृद्धि और वृद्धि करके एक कोशिका ऊपर और एक नीचे बनाएगा, एक ऊपर और एक नीचे बनाएगा, मतलब 2 भागों में ये बट जाएगा।
कितने भागों में बट जाएगा बेटा? 2 भागों में ये बट जाएगा। युग्मनज की कोशिकाएं अब धीरे धीरे करके अपनी संख्या बढ़ाएंगी। अब जब ये 2 भागों में बट गया, ऊपर वाला हिस्सा आधार बन गया, नीचे वाला हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है युग्मनज, धीरे धीरे करके ये क्या करता है, ऊपर वाला भ्रूणपोष बड़ा होते जाता है, ऊपर वाला भ्रूणपोष बड़ा होते जाता है और नीचे इसकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है और एक नई संरचना हमें मिलती है जिसमें ढेर सारी कोशिकाएं होती हैं युग्मनज के पास। इन ढेर सारी कोशिकाओं का जब समूह युग्मनज बना लेगा ना, तब इस युग्मनज को युग्मनज नहीं कहा जाता बेटा, ये युग्मनज बन जाता है अब भ्रूण। अब युग्मनज ने अपनी कोशिकाओं का बंटवारा किया, फिर कोशिकाओं ने ढेर सारी कोशिकाएं बना ली और ये जो ढेर सारी कोशिकाएं हैं इसे कहा जाता है बेटा गोलाकार भ्रूण। ये जो है ये कैसा भ्रूण है? गोलाकार, जिसमें ये जो स्ट्रक्चर लंबा आपको दिखाई दे रहा है ये निलंबक है जो कि भ्रूणपोष से जुड़ा हुआ है। भ्रूण भ्रूणपोष से जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा? निलंबक के द्वारा। भ्रूण जो है वो भ्रूणपोष से जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा? निलंबक के द्वारा। निलंबक के द्वारा ये भ्रूणपोष से जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या होगा तो देखो, अब धीरे से ये जो गोलाकार भ्रूण है ना, ये फिर से की अपनी संरचना को थोड़ा सा बदलता है। बाकायदा इसके पास ढेर सारी कोशिकाएं 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 आप बनाएंगे। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका पास में कर देती हूँ। ढेर सारी कोशिकाओं का समूह जिसे हमने बोला निलंबक, और निलंबक में नीचे की तरफ ये जो गोलाकार भ्रूण है ये अपना स्ट्रक्चर बदलेगा और बदल के ये अपना शेप बदल के गोल से एक नई संरचना बना लेगा। इस नई संरचना को बोलते हैं बेटा हृदयाकार भ्रूण। ये जो नया वाला बना है इसे कौन सा भ्रूण कहा जाता है? हृदयाकार भ्रूण। ये रहा हृदयाकार भ्रूण और बाकायदा इसमें भी जो ऊपर वाला है वो निलंबक है और इधर ये भ्रूणपोष से संलग्न है। फिर ये थोड़ा सा अपनी संरचना बदलता है और बदलकर वापस से वृद्धि करके एक नई संरचना बनाता है और ये अंतिम संरचना है भ्रूणी अवस्था की। अब भ्रूण को धीरे से ना बीज में बदलना पड़ेगा। भ्रूण को धीरे से अब काय में बदलना पड़ेगा? बीज में बदलना पड़ेगा। तो ये जो संरचना हम बना रहे हैं अब ये भ्रूण की अंतिम संरचना है। इसके बाद भ्रूण जो है वो ऐसे नहीं, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाता, वो सीधे अब काय में बदलेगा बेटा, सीधे अब काय में बदलेगा? बीज में बदलेगा। इस टाइप से वो एक नई संरचना का निर्माण करेगा। इस नई संरचना को कहा जाता है परिपक्व भ्रूण। ठीक है, कौन सा भ्रूण है ये? परिपक्व भ्रूण। अब ये परिपक्व भ्रूण जब बन जाएगा ना तो उसके बाद सीधे ही भ्रूण काय में बदलेगा? बीज में बदलेगा। और इसके बहुत अच्छे डायग्राम तुम्हारी बुक में दिए हैं, आप चाहो तो उसकी हेल्प ले सकते हो कि क्या क्या इसके पास है। तो क्या क्या इसके पास है भ्रूण के पास? इस हिस्से को बोला जाता है मूलांकुर, यहाँ से निकलेंगे बीज पत्र। ठीक है, और ये जो है ये एक प्रकार का परिपक्व भ्रूण है। ये एक प्रकार का क्या है बेटा? परिपक्व भ्रूण है। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्राथमिक भ्रूणपोष ऊतक विभाजन करके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजित होकर प्राथमिक भ्रूणपोष ऊतक की रचना करता है और ये भ्रूणपोष ऊतक आगे जाके भ्रूणपोष बनाएगा जो कि भ्रूण को पोषण देगा। युग्मनज जो है ये अपनी कोशिका का विभाजन करेगा, थोड़ा सा अपना आकार बढ़ाएगा जिसके साथ भ्रूणपोष केंद्रक भी संलग्न होगा, यानी कि भ्रूणपोष ऊतक भी संलग्न होगा। और युग्मनज अब धीरे धीरे करना चालू करेगा वृद्धि, क्योंकि अब इसे काय में बदलना है भ्रूण में। निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण होगा बेटा, युग्मनज से भ्रूण और भ्रूण से बीज बनेगा। तो सबसे पहले युग्मनज की एक कोशिका, दो संलग्न कोशिका, दो से फिर लंबा स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके एक गोलाकार भ्रूण बनेगा जिसके साथ भ्रूणपोष भी संलग्न होगा। भ्रूणपोष का काम है नए बन रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना। फिर ये गोलाकार भ्रूण आगे जाकर हृदयाकार भ्रूण बनाता है जो कि हार्ट शेप में होता है।
हार्ट शेप से ये धीरे से आकार लेना चालू कर देता है, क्योंकि अब इसे बीज में बदलना है। तो अब ये जो भ्रूण है ये परिपक्व भ्रूण बन गया, जिसमें मूलांकुर भी है, यहाँ नीचे प्रांकुर भी है और नीचे बीज पत्र बनते हैं। मूलांकुर से आगे वो हिस्सा बनेगा जिससे जड़ निकलेगी, प्रांकुर से आगे वो हिस्सा बनेगा जिससे कि तना निकलेगा, और ये जो दोनों बीज पत्र है वो बीज पत्र के दो हिस्से बनाएंगे। और ये एक ऐसा भ्रूण है जो द्विबीजपत्री का होता है। ठीक है, किसका भ्रूण है बेटा? द्विबीजपत्री का। अब जब ये परिपक्व हो जाएगा तब हम इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे कि एक परिपक्व भ्रूण की संरचना कैसी होती है। ठीक है, एक परिपक्व भ्रूण की संरचना कैसी होती है। अब मैं इसे मिटा रही हूँ क्योंकि इसके आगे की कहानी थोड़ी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, थोड़ा और आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो एक और बात, भ्रूणपोष जो है वो एक प्रकार से कोशिकाओं का समूह है। ठीक है, जिसमें ढेर सारे केंद्रक होते हैं। भ्रूणपोष एक प्रकार से कोशिकाओं का समूह है जो कि मुक्त कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। ज्यादातर जो पादप हैं उनमें मुक्त कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष मतलब ठोस में नहीं, लिक्विड फॉर्म में भ्रूणपोष पाया जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा कच्चे नारियल का पानी। कच्चे नारियल का जो पानी है वो मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है, और उसका जो व्हाइट गूदा है, सफेद गूदा, वो मुक्त कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। अगर भ्रूणपोष कोशिकाओं से मिलकर बना है तो वो कठोर होगा, बीज को पोषण देगा। और अगर भ्रूणपोष केंद्रकों से मिलकर बना है जो कि मुक्त अवस्था में है तो वो पानी के जैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, जैसे कि कच्चे नारियल का पानी होता है। ठीक है, द्विबीजपत्री का भ्रूण और एक बीजपत्री का भ्रूण अलग अलग होता है, और इनका भ्रूणपोष भी अलग अलग होता है। अब हम समझेंगे बेटा भ्रूणपोष का तो मैंने बता दिया, भ्रूणपोष में ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम समझते हैं कि भ्रूण कैसा होता है, किस किस का। तो द्विबीजपत्री का भ्रूण कैसा होता है और एक बीजपत्री का भ्रूण कैसा होता है। द्विबीजपत्री भ्रूण और एक बीजपत्री भ्रूण। द्विबीजपत्री भ्रूण का उदाहरण अगर हम देखें तो जितनी भी दालें हैं, जैसे कि मूंग है, चना है, तुअर है, ये सब द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं। और एक बीजपत्री में हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल जो रहेगा वो बेटा रहेगा घास कुल। घास कुल जो है हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक बीजपत्री का भ्रूण कैसा होता है। अब द्विबीजपत्री का जो भ्रूण है, बीज नहीं भ्रूण, उसकी संरचना समझो कि एक परिपक्व भ्रूण कैसा होता है। तो एक परिपक्व भ्रूण का स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होता है। एक परिपक्व भ्रूण का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसके पास इतना कुछ है। देखिए एक बार और अच्छे से बना के देती हूँ मैं आपको। ऐसा नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। कुछ ऐसा आपकी बुक में बहुत प्यारा डायग्राम दिया है। ये जो है एक द्विबीजपत्री जो बीज होते हैं उनकी भ्रूणी अवस्था का डायग्राम है। इसमें ये जो हिस्सा हमने बनाया है बेटा, इस हिस्से को कहा जाता है मूलगोप। मूलगोप। इस हिस्से को कहा जाता है मूलांकुर, जहां से आगे जाके वो हिस्सा बनेगा बीज का जिससे जड़ निकलेगी। इस हिस्से को कहा जाता है बेटा प्रांकुर, जहां से आगे जाके वो हिस्सा बनेगा बीज का जिससे तना निकलेगा। इन दोनों को कहा जाता है बीजपत्र। जैसा कि आप जानते हो कि द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र होते हैं, तो एक ये दूसरा ये दोनों ही क्या हैं? बीजपत्र हैं। और जो बीजपत्र हैं उनका जो आधार होता है उसे कहा जाता है बेटा बीजपत्राधार। इनका जो आधार होता है उसको कहा जाता है बीजपत्राधार। तो क्या क्या होता है, एक सेकंड ना,
हाँ, ये नहीं, एक्चुअली ये नहीं, इसे कहते हैं बीजपत्राधार। कंफ्यूज हो गई मैडम। बीजपत्राधार कौन सा है? ये वाला जो है, ये क्या है? बीजपत्राधार। तो एक परिपक्व द्विबीजपत्री का जो भ्रूण होता है ना, ये द्विबीजपत्री का भ्रूण है, ठीक है। इसमें इस वाले सिरे को प्रांकुर, इस वाले सिरे को मूलांकुर कहते हैं। यहाँ से आगे बीज का वो हिस्सा बनेगा जिससे जड़ निकलेगी। मूलांकुर को कवर करने के लिए मूलगोप दिया जाता है। ये प्रांकुर है, जहां से आगे जाके बीज का वो हिस्सा बनेगा जिससे तना निकलेगा। द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र होते हैं, तो भ्रूणी अवस्था में ही इसमें दो बीजपत्र बन जाते हैं। उदाहरण आपके सामने है, मूंग, चना, तुअर आदि। अब जो दूसरा है ना बेटा, वो है एक बीजपत्री, और एक बीजपत्री का स्ट्रक्चर थोड़ा सा खतरनाक होता है। एक बीजपत्री का स्ट्रक्चर थोड़ा सा खतरनाक होता है, ठीक है। बिल्कुल अजीबोगरीब डायग्राम इसका आपको बनाने को देगा, क्योंकि इसके पास ज्यादा कुछ है नहीं। इसके पास ना ज्यादा कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत अजीब सा डायग्राम है एक बीजपत्री भ्रूण का, और इस बार एमपी बोर्ड में ये डायग्राम पूछा भी गया है। तो आपके पास स्किप करने जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा, ठीक है। एक बीजपत्री जो भ्रूण होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा सा अजीब है, लेकिन अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो बना लेंगे। कुछ इतना खास नहीं है, कुछ इतना खास नहीं है, बना लोगे। चलो, मेरे साथ साथ आपको समझना है कि इसके पास क्या क्या होता है। एक बीजपत्री जो भ्रूण है ना, उसके पास क्या क्या होता है। एक मिनट। द्विबीजपत्री भ्रूण मैंने आपको बता दिया। अब एक बीजपत्री का डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो मैंने इसको बना दिया है। देखिए इसके पास क्या क्या है। एक बीजपत्री भ्रूण का जो ऊपरी हिस्सा है, इसे इसका बीजपत्र कहते हैं, और इसका जो बीजपत्र है वो बीजपत्र ना होकर बेटा स्कूटेलम कहलाता है, ठीक है। इस वाले हिस्से को प्ररोह शीर्ष कहते हैं, ठीक है। प्ररोह शीर्ष कहते हैं, और प्ररोह शीर्ष के जस्ट ऊपर होता है प्रांकुर चोल। प्ररोह शीर्ष के जस्ट ऊपर में होता है प्रांकुर चोल। इस वाले हिस्से को कहा जाता है बेटा, रुको, है ना, इस वाले हिस्से को कहा जाता है प्रांकुर चोल। और प्रांकुर चोल के जस्ट नीचे की तरफ वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को कहते हैं प्ररोह शीर्ष। प्ररोह शीर्ष के नीचे अगर हम आए तो इस हिस्से को कहा जाता है बेटा अधिकोरक। ये इसका आवरण है, बाह्य आवरण, इसे कहते हैं अधिकोरक। अधिकोरक के नीचे इस वाले हिस्से को मूलांकुर कहते हैं, और मूलांकुर को ढकने वाला हिस्सा कहलाता है मूलगोप। मूलांकुर को ढकने वाला हिस्सा कहलाता है मूलगोप। तो इस प्रकार द्विबीजपत्री का भ्रूण कुछ ऐसा दिखाई देता है, जबकि एक बीजपत्री का भ्रूण थोड़ा सा खतरनाक होता है। एक बीजपत्री भ्रूण आप मक्का का देख लो, गेहूं का देख लो, जिन जिन में एक बीजपत्र है उनका भ्रूण कुछ ऐसा होता है। एक बीजपत्री के भ्रूण में जो बीजपत्र होता है, द्विबीजपत्री में बीजपत्र को बीजपत्र कहते हैं, जबकि एक बीजपत्री में बीजपत्र को स्कूटेलम कहते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है कि एक बीजपत्री में बीजपत्र जो है उसे खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? स्कूटेलम कहते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो स्कूटेलम के जस्ट नीचे वाले इस हिस्से को प्रांकुर चोल, और इसके नीचे वाले हिस्से को प्ररोह शीर्ष कहते हैं। फिर नीचे की तरफ इस हिस्से को अधिकोरक कहते हैं। थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बना लोगे, आसान है। सबसे नीचे इस हिस्से को मूलांकुर, और मूलांकुर के नीचे होती है मूलगोप। और ये रहा एक बीजपत्री के भ्रूण का डायग्राम। अब जब ये द्विबीजपत्री का भ्रूण बन गया, एक बीजपत्री का भ्रूण भी बन गया, तो दोनों के बनने के बाद हम दोनों में बनवाएंगे बीज। किसका निर्माण करेंगे बेटा? बीज का। तो आज हमने क्या क्या समझा? आज हमने समझा है कि भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है निषेचन पश्च घटनाओं में। फिर भ्रूण का विकास कैसे होता है, एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे होता है, और द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे होता है। अब लास्टली आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन,
पहला मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है, कमेंट करके बताना। दूसरा, एक बीजपत्री के भ्रूण के बीजपत्र को खालिस्थान कहते हैं। एक बीजपत्री भ्रूण के बीजपत्र को क्या कहते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि निषेचन पश्च घटनाओं में युग्मनज से बनने वाली रचना का नाम बताइए। युग्मनज से किसका निर्माण होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन, भ्रूण के प्रकार बताइए, भ्रूण कितने प्रकार से बनता है। मैंने अभी बताया था गोलाकार, हृदयाकार और फिर परिपक्व भ्रूण, तो तुमको भ्रूण के प्रकार बताने हैं। तो आई होप आज जितना भी हमने समझा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे लास्ट लेक्चर ही बचा है जिसमें हम बीज का निर्माण पढ़ेंगे और बीज के निर्माण के बाद कुछ छोटी मोटी सी डेफिनेशन की एपोमैक्सिस, असंग जनन, अनिषेक जनन, अनिषेक जनित फलन, इन सबको हमें पढ़ना है। फिर इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो खुश हो जाइए, बस ये चैप्टर एंड ही होने वाला है। अच्छे से सारे जो वीडियोस हैं सबको आपको रिपीट करना है, सबको अच्छे से समझना है, खुद के नोट्स बनाने हैं। पूरा हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी पैटर्न पर ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए। शेयर नहीं करते हो आप लोग, ना ही कमेंट करके बताते हो, तो मतलब लास्ट तक नहीं देखते हो। तो कमेंट भी करो, शेयर भी करो, पूरा वीडियो देखो और साथ ही साथ सपोर्ट कर सकते हो तो करो। मिलते हैं अगले वीडियो में बेटा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।